या टिग्रिस और यूफ्रेटस डजला या फराज किस देश में था यह? इराक में। एक होता है ईरान, एक होता है इराक, तो कंफ्यूज नहीं करना है। यह किस देश में था? यह इराक में था। इसके बाद यह सभ्यता का जो है ना मुख्य विशेषता क्या था? इसका जो समय काल था क्या था? आप देख के बताइएगा तब थोड़े न होगा, कॉपी बंद करके बताइए। 10,000 BC मतलब 10,000 ईसा पूर्व दुनिया का सबसे पहली सभ्यता कौन था? यही था, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। चलिए यही बात बताइए, ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय? यह ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी या नगरीय सभ्यता थी। दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, और दुनिया की सबसे पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने भागों में विभाजित था? 4 भागों में विभाजित था। कौन कौन था? क्या है? 4 गो है, 2 गो है 100 से। 100 से सुमेरियों की सभ्यता न, एक सीरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और कैल्डिरिया की सभ्यता। इस चारों सभ्यता में से सबसे फेमस कौन सा सभ्यता था? सबसे फेमस बेबीलोन की सभ्यता था। ठीक है। इन सभ्यता पर किसने अधिकार कर लिया था? सिकंदर ने। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया। ये मकदूनिया बेबीलोन में ही था। ठीक है। और इस सभ्यता को किसने नष्ट कर दिया था? तो सिकंदर ने ध्वस्त कर दिया था। इतना बात के अगर रखते हैं तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद हम अगला सभ्यता पढ़ेंगे। उस सभ्यता कौन सा सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता। अगला सभ्यता कौन है? मिस्र की सभ्यता। यह सभ्यता का टाइमलाइन क्या है? 2100 ईसा पूर्व। 2100 ईसा पूर्व का मतलब होता है, ऐसा पूछा जाता है कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? मिस्र। मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। और मिस्र में सबसे फेमस नदी है, कौन नदी है सबसे फेमस? नील नदी है। मिस्र में सबसे फेमस कौन नदी है? नील नदी है। तो नील नदी की देन कौन सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता है। पता है मिस्र की सभ्यता शहरी सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यह सभ्यता जो है ना रेगिस्तान के इलाका में ज्यादा विकसित हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा गया है? रेगिस्तान की सभ्यता। इसके बाद यह सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन था? सिंधु घाटी के समकालीन था। इसके बाद हम कौन सभ्यता पढ़े थे? पीली नदी की सभ्यता, या पीली नदी का दूसरा क्या नाम है? हांगहो नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी है हांगहो नदी, जो चीन देश में है। यह पीली नदी की सभ्यता किस देश में विकसित हुई थी? चीन में। लगभग कितना BC में? 5000 BC में। इसके बाद हम लोग एक यूरोप में सभ्यता पढ़े थे, रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता इसका मतलब रोम किस देश की राजधानी है? इटली की राजधानी है। तो इटली में जो सभ्यता थी रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता में 2 गो जो है ना प्रमुख राजा हुआ था। कौन को? जूलियस और अगस्त ना। इसी 2 आदमी के नाम पर जो है ना जब ग्रेगोरियन कैलेंडर लिखा जा रहा था तो जुलाई महीना और अगस्त महीना का नामकरण किया गया था। एगो और था गिजा का पिरामिड,
ये कौन सभ्यता का देन है? मिस्र की सभ्यता का देन था। गिजा का पिरामिड वो बड़ा बड़ा पत्थर से बहुत ऊंचा है। ये 7 आश्चर्य चकित में से एक है। यह कहाँ पर है, किस देश में है? मिस्र में है। मिस्र में किस जगह पर? गिजा में। नाम क्या है? पिरामिड। अब ये पिरामिड है ना। जैसे भारत में ताजमहल है, 7 आश्चर्यचकित में से एक भारत में है ताजमहल, उसी तरह से ये क्या है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे ऐतिहासिक काल स्टार्ट किए थे। ऐतिहासिक काल में मार्कर किधर है? क्वेश्चन व्यवस्थापक एकदम लूल छे, चौपट व्यवस्थापक छे। मार्कर कहाँ छो? व्यवस्थापक का मतलब होता है कि सब कुछ को व्यवस्था करना ना। अभी सर जाएगा तो व्यवस्थापक जो है ना पैसा मांगा के लाएगा खरीद के कहीं से, फिर हिसाब करेगा। इसके बाद हम लोग क्या किए थे? ऐतिहासिक काल स्टार्ट किए थे। ऐतिहासिक काल में ऐतिहासिक काल का जो है ना समझने के लिए प्रमुख जो है ना पुरातात्विक है और क्या है, विदेशी यात्रियों का विवरण है। उसके साथ बाद क्या है? साहित्य है। साहित्य का मतलब क्या होता है? पुस्तक होता है, किताब होता है, उसी को ना साहित्य कहते हैं। ऐतिहासिक काल। आज कितना तारीख है? 31 है कि 1 है? 30 है। अच्छा, आज 30 तो लिखा था। और आज हम लोग कथी पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। हाँ, ये ऐतिहासिक काल कल स्टार्ट किए थे ना। सिक्का को आधा पढ़े थे और आधा पढ़ना बाकी है। इसमें जो है हम लोग जो है ना ऐतिहासिक काल में पढ़े थे क्या क्या? पुरातात्विक को पढ़ पुरातात्विक पढ़ रहे थे। इसके बाद इसमें क्या आता है? विदेशी यात्रियों का विवरण और उसके बाद क्या पढ़ रहे थे? साहित्य। साहित्य इसमें छोड़। हम लोग इसमें पुरातात्विक स्टार्ट किए थे। पुरातात्विक में सबसे फेमस हुआ है सिक्का। सबसे फेमस क्या हुआ है? सिक्का। सिक्का पढ़े थे। और इसमें एक होता है क्या? अभिलेख। अभिलेख किसको बोलते हैं? पत्थर पर जो खोद खोद के लिखता है ना उसी को अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? एगो अभिलेख तो हो गया, एक होता है शिलालेख, एक होता है स्तंभ लेख। छोटा शिला पे मतलब पत्थर पे लिख दिया खोद के तो वो हो गया शिलालेख। और शिला मतलब पत्थर बहुत ऊंचा है पहाड़ पे, ऊपर में ऊंचाई पर जो लिख दिया तो वो क्या है? वो है स्तंभ। स्तंभ मतलब खंभा नहीं होता है तो खंभा पर लेख। हम लोग शुरू किए थे सिक्का। सिक्का में पढ़ लिए थे टेराकोटा। टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता की थी। इसके बाद हम लोग आहत सिक्का या पर्ण सिक्का पढ़े थे। ये जो है ना धातु से निर्मित पहली सिक्का थी। यह जो है ना किस मौर्य काल का था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? चांदी का सिक्का। यह भी मौर्य काल का था। इसके बाद हम लोग कौन सिक्का पढ़े थे? सीसा का सिक्का। ये सातवाहन शासक ने चलाया था। इसके बाद हम कौन सिक्का पढ़े थे?
सोने की सिक्का, तो सोने के सिक्का तो सबसे पहले किसने जारी किया था? यूनानियों ने जारी किया था। उसके बाद शुद्ध सोने की सिक्का 24 कैरेट के कुषाण शासकों ने जारी किया। इसके बाद सबसे ज्यादा सिक्का गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने किया था। तो जो कोई चीज ज्यादा करेगा तो अशुद्ध गलती होगा। तो यहाँ पूछता है अशुद्ध सिक्का किसने चलाया था? अशुद्ध सोने की सिक्का तो वही स्कंदगुप्त ने चलाया था, गुप्त शासक। उसके बाद हम और क्या पढ़ा दिए थे? चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने चलाया था। यहां तक बता दिए थे। अब क्या है? मयूर सिक्का। मयूर सिक्का से पहले एगो होता है राजा रानी का सिक्का। राजा रानी का सिक्का यो वही चलाया था गुप्त शासक। क्या नंबर उधर क्या नंबर तक पढ़ा दिए थे सिक्का में? चांदी का सिक्का है ना, तो 6 नंबर तक पढ़ा दिए थे। 7 नंबर में हम पढ़ते हैं राजा ना, राजा रानी। राजा रानी सिक्का जैसे हेड और टेल में होता है। मैच खेलते हैं तो टॉस उछालते हैं ना, तो नहीं बोलते हैं हेड लेगा कि टेल, हवा में रहता है सिक्का। उसी तरह से ये राजा रानी का सिक्का चलाया था। कौन चलाया था यह सिक्का? कौन चलाया था? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय चलाया था। यह सिक्का कौन चलाया था? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त को जो है ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य द्वितीय। ये विक्रमादित्य नाम बहुत फेमस हुआ था। ये विक्रमादित्य नाम बहुत फेमस हुआ था। विक्रमादित्य 16 तक गया था। ये शक पर विजय प्राप्त किया था और अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। गुप्त शासक में एगो और चंद्रगुप्त प्रथम आया था। इतिहास में एगो और था चंद्रगुप्त मौर्य, और यही गुप्त में था चंद्रगुप्त प्रथम। यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने शक पर विजय प्राप्त किया था, शकों पर, और अपने आप को विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। और ये विक्रमादित्य का जो है ना ये पहली बार उपाधि धारण किया। इसके बाद इतिहास में बहुत राजा अपने आप को विक्रमादित्य का उपाधि लिया। पहले जो है ना खुदे से ले लेता था उपाधि ना। आप उपाधि का मतलब होता है ना कि हम जीत लिए तो अब मेरा नाम विक्रमादित्य हो गया। ऐसे अपने आप का नाम रख लेता था। इसके बाद जो है ना जैसे पहले अंग्रेज सब जो है ना किसी को दे देता था राय बहादुर की उपाधि, जमुना लाल की उपाधि, कैसर हिंद की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि, नेताजी की उपाधि। राष्ट्र महात्मा गांधी, नेताजी को, सुभाष चंद्र को मिला था उपाधि। ऐसे नहीं है जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर को मिला था। ये इस तरह से उपाधि पहले चलता था, लेकिन अब उपाधियों का अंत कर दिया। जब संविधान पढ़िएगा, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद आर्टिकल 18 पढ़िएगा तो मैं लिख दिया कि अब उपाधियों का अंत किया जाता है। अब सरकार किसी को कोई उपाधि नहीं देगी। अच्छा काम करेगा तो सरकार उसे पुरस्कार देगा। पुरस्कार देगा, भारत रत्न आया है, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर, बहुत सारा। उधर हम उलझेंगे फिर इसको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो राजा रानी का सिक्का, उस समय का लोग क्रिकेट खेलता होगा, हेल टेल उछालता होगा तो बोलता होगा ना, टॉस करता होगा तो बोलता होगा कि राजा लेवी की रानी ना। उसका मतलब एक पे राजा होगा, एक पे रानी। अनुमान लगा है तो यह सिक्का कौन चलाया होगा? रानी चलाई होगी।
राजा को बोला होगा कि एगो हमरो नाम से सिक्का चलो, रानी सिक्का। बोला होगा कि दूसरे पे तुम अपना नाम रख लो, तब ना हमरा कोई चिन्हेगा। तो एगो पे होगा कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, और दूसरा पे कौन होगा, एक मिसेज रानी। इसके बाद कौन सिक्का आया, मयूर सिक्का। इसके बाद कौन सिक्का आया, मयूर, शैली की सिक्का या मयूर सिक्का। ये वो गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था। मयूर सिक्का किस काल में स्टार्ट हुआ था, मयूर सिक्का भी गुप्त काल में हुआ था। इस इस सिक्का को गुप्त काल में कौन सा शासक ने चलाया था, समुद्रगुप्त ने। गुप्त शासक, समुद्र गुप्त ने। मेरू सिक्का किसने चलाया था, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने। अच्छा, ये जो इतना नाम लिखाते हैं आप लोग को, हमको लगता है कि सब नाम नया सुनाई दे रहा और बकवास लगता होगा। अभी ऐसे ही लिखा दे रहे हैं, फिर से हम एक एक टॉपिक आएंगे, जब गुप्त शासक पढ़ेंगे तो एक एक डिटेल बताएंगे, फिर ये समझ में आएगा। अभी सिक्का चला रहे ना तो झलक दे रहा है, नहीं भी समझ में आएगा, नहीं भी याद होगा ना तो घबराना नहीं, ठीक है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है कि ये गुप्त शासक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब नाम आप नहीं सुने हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है। गुप्त काल में जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना इसी सिक्का का प्रचलन हुआ था। गुप्त काल में सबसे ज्यादा किस सिक्का का प्रचलन हुआ था, मयूर सिक्का का। तो लिखिए, यह सिक्का गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित थे। गुप्त काल में तो बहुत सिक्का आया, गुप्त काल में सोना का सिक्का आया, चांदी का सिक्का आया, राजा रानी का सिक्का आया, मयूर का सिक्का आया। तो उस सब में सबसे ज्यादा फेमस कौन सिक्का हुआ था, मयूर सिक्का। हो सकता है सिक्का पे मयूर का चित्र होगा, तो वो हो गया मयूर सिक्का। सबसे ज्यादा फेमस कौन सिक्का हुआ, मयूर सिक्का। एगो आता है 9 नंबर में, कथी, कौड़ी का सिक्का। कौड़ी, ये अपने आप में कौड़ी है, कथी सिक्का होगा, सिक्का तो उसको होता है बनाया जाता है ना। कौड़ी का प्रचलन जो है ना, इसका प्रचलन गुप्त काल में हुआ था। इसका प्रचलन कौन काल में हुआ था, गुप्त काल में। कौड़ी का प्रचलन किस काल में हुआ था, पहले जो है ना सिक्का का नहीं डाला, कौड़ी को सिक्का बना दिया। कौड़ी का इतना वैल्यू दे दिया कि कौड़ी से आप कोई सामान खरीद सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज प्रचलित हुआ है कि हम फुट्टी कौड़ी नहीं देंगे। कौड़ी जब फूट जाता था तो वो चलता नहीं था, कौड़ी जब फूट जाता था तो वो बेकार हो जाता था। तो नहीं कहता है कि हम तुमको फुट्टी कौड़ी नहीं देंगे। ये भी एक सिक्का था ना, तो ये पूरा प्रचलित हुआ, गुप्त काल में प्रचलित हुआ ही हुआ, अभी तक ये प्रचलित है। भले ही अब कौड़ी नहीं चलता है, अभी कौड़ी चलता है,
कौड़ी का अब कौड़ी के बदले आप इसको पहले एक कौड़ी कहा जाता, जैसे सामान खरीदने के लिए जाते ना गुप्त काल के समय में, तो कॉपी कितना में देगा, कॉपी तो था नहीं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, तो बोलता दुकानदार हमको इसके लिए 4 कौड़ी चाहिए, तो आप बोगली में से 4 गो कौड़ी निकाल दीजिए, ओकरा दे दीजिए, वो अपना आपको एगो कॉपी दे दिया। वो गया और खरीदने के लिए तो बंडल में, तो वो भी उसको भी बोलता हमको कौड़ी चाहिए। तब अगर सरकार अभियो कोई चीज को बोल देंगे आज के बाद ये सिक्का हो गया इसको चलेंगे, सरकार मान्यता दे देगा कानूनी, तो वो चलने लगेगा। तो उस समय सरकार कौड़ी को मानता। अभी तो वही जो है ना कौड़ी का झालर वालर अब वो चल गया। अब देखते हैं कौड़ी जो है ना गर्दामी होता है, उस बहुत बढ़िया से सजा के अब भैंस को गर्दन में बांध देता है, गर्दामी। एक हुआ चमड़ा का सिक्का, क्या न 10 नंबर में, चमड़ा का सिक्का जो है ना हुमायूं चलाया था। शिहाबुद्दीन नाम का एगो जो है ना नौविक था, ओकरा कहने थे, नाम क्या था, शिहाबुद्दीन। यह सिक्का किसने चलाया था, जहांगीर ना, हुमायूं ने। यह सिक्का किसने चलाया था, हुमायूं ने, जियाबुद्दीन के कहने पर। साहब क्या क्या है जियाबुद्दीन, के इसका एक फेमस कहानी है। फेमस कहानी क्या है कि जब ये आया था ना बिहार प्रांत को जीतने के लिए, इधर जो है ना शेरशाह सूरी अपना सासाराम का शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है ना युद्ध हो गया। लास्ट में जो है ना हुमायूं हार गया, तो ये पटना से भाग के जा रहा था। यही महीना था, बरसात का महीना था, रात का समय था। इसको लगा कि चारों साइड से घेरा तक लगा छोटा मोटा नदी होगा। इसको इधर पटना के बारे में उतना आइडिया था नहीं, दिल्ली से आया हुआ था, कूद गया नदी में। कौन नदी में, गंगा में। घोड़ा ले के, घोड़ा तो भस के केनो भाग गया, लेकिन इसको एगो मछुआरा ये जियाबुद्दीन जो है ना छान लिया, नहीं तो मर जाता। छान लिया, वेशभूषा से तो लगा ये राजा है, और हवा पिन्हावा से इसको ले गया अपने घर। इसको जब होश आया ना तब अपना परिचय दिया कि मैं मुगल बादशाह जहांगीर हूँ। उस समय पूरा भारत में किसका शासन चल रहा था, मुगल का या शिहाबुद्दीन है। जियाबुद्दीन बर्निंग तो दोसर था, शिहाबुद्दीन, जियाबुद्दीन बर्नी एगो दोसर था, शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन इसको जो है ना छान लिया, ले गया, बचाया, और खुश होके राजा बोले बोलिए आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब हमारे लिए आप क्या कर सकते हैं, हुमायूं कहा हम आपको 1 दिन के लिए राजा बना देते हैं। तो सोचा भाई 1 दिन में हम कौन चीज करेंगे, 1 दिन में चार्ज लेंगे, भर दिन में 12 बज जाएगा, और फिर सांझ तक में कहेगा कि चार्ज दो, तो उस बीच हम जो कैबिनेट कब बुलाएंगे, डिसीजन कब लेंगे, ये दिमाग लगा। कहा कि महाराज मेरे नाम से एक सिक्का चला दीजिए, चमड़ा का सिक्का। कौन सा सिक्का, तो ठीक है चला दिया। इस सोचा कि ऐसा चीज ना मांग ले ना, कम से कम हमारा नाम इतिहास के पन्ना पे एको लाइन में आ जाए, तो पढ़ा लिखा होगा। इसको पता है कि इतिहास में उतना जगह नहीं है कि हमारा नाम आ जाएगा। कितना राजा आया, कितना राजा गया, सबको आप लोग पढ़ते हो। जो कोई अच्छा काम किया है, कोई फेमस का काम किया है,
उसी को हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, कहा सोना चांदी को चलाएंगे तो दुहम्मर की नाम लेगा, बहुते लोग चला दिया है। कोई ऐसा उटपटांग काम कर देते हैं कि लोग नाम ले। इन्होंने क्या किया, चमड़ा का सिक्का चलवाया, चमड़ा को काट काट के सिक्का बनवा दिया। और ये धीरे धीरे जो है ना एक समय में हुआ, और फिर धीरे धीरे इसको ढालना बंद कर दिया। जैसे ना 2000 का नोट आया, फिर धीरे धीरे अपने बंद हो गया। तो उसी तरह से चमड़ा का सिक्का आया और धीरे धीरे ये खत्म हो गया, बहुत नहीं चल पाया, लेकिन इतिहास में बेचारा का नाम हो गया। अब आते हैं हम 11 नंबर में। शेरशाह सूरी ने जो है ना सिक्का चलाया, वो भी बड़ा फेमस हुआ था। दाम, कत्ते दाम, रुपया, चांदी का रुपया चलाया था। दाम चलाया था किसका, तांबा का, गरीबी के लिए। और सोना का चलाया था असरफी, सोना का चलाया था असरफी। इसको मिटा दे, अब इसको हम मिटा देते हैं। पूछना कहाँ है, अब लास्ट है, इसके बाद में सिक्का खत्म होने वाला है। शेरशाह सूरी है, एगो शाहजहां चलाया था आना का सिक्का। आना जो जैसे मुंह देखते हैं ना। अब दुइये गो है, घबराइए नहीं, बहुते नहीं लिखाएंगे। क्या नंबर तक लिखा दिए थे, 10। 11 नंबर में जो है ना शासके का नाम लिख देते हैं, शेरशाह सूरी। शेर शाह सूरी, शेरशाह सूरी जो है ना 3 गो सिक्का चलाया था। क्या गो सिक्का चलाया था, 3 गो चलाया था। एगो चलाया था दाम, एगो क्या चलाया था, दाम, एगो चलाया था दाम। दाम, ये दाम किस चीज का बना था, तांबा का बना था। किसके लिए चलाया था ये, गरीब जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब लोग के लिए। एक इन्होंने चलाया था तो रुपया, अभी जो प्रचलित है एकरे देन है रुपया। ठीक है, कौन चीज का रुपया ही चलाया था, चांदी का चलाया था ना, चांदी का चलाया था। किस लोग के लिए, मध्यम लोग के लिए ना, मध्य वर्गीय, मध्यवर्गीय लोग के लिए। अमीर के लिए अलग ये सिक्का चलाया था। सिक्का का नाम था क्या, असरफी, असरफी। असरफी किसका बना था, यह बना था सोना का। असरफी किसका बना था, सोना का। यह किसके लिए चलाया था, यह अमीर वर्ग के लिए चलाया था। यह असरफी सोना का बना था, अमीर, अमीर लोग के लिए चलाया था, अमीर लोगों के लिए चलाया था। ठीक है सबको। अब देखिए, ये दिमाग का बहुत तेज था शेरशाह सूरी। 3 तरह का सिक्का चलाया। सबसे ज्यादा जो है ना प्रचलित इसमें जो है ना यही था, दाम था। सबसे ज्यादा प्रचलित कौन था, दाम था। आज तक ये दाम, दाम और कौड़ी दोनों सिक्का में फेमस हो गया। फुट्टी कौड़ी नहीं देंगे, और कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ए बाबू कत्ते दाम लेब। दाम अभी यंग जनरेशन का लोग थोड़ा कम करता है, वो सोचता है कि गलत नहीं हमको बोलना है। अभी यंग जनरेशन पढ़े लिखे लोग जो है ना प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है। कहता है कि दाम तो बन अभी तो चल रहा है रुपया, तो बोलता है कितना रुपया का ये है। लेकिन वही जो है ना बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं कि एक इसका कितना, गाँव घर में नहीं देखिएगा आता है ना फुटपाथ पर बेचने वाला, घूमने वाला, ये कत्ते दाम में कर ले है ना, कत्ते दाम। तो ये दाम कहाँ से फेमस हुआ था, शेरशाह सूरी का जो है ना इन्होंने ये दाम चलाया था। और रुपया अभी वर्तमान में चल रहा है तो ये भी शेरशाह सूरी ने ही
चलाया था। और फुट्टी कौड़ी कब से फेमस है? कौड़ी, कौड़ी चलाया था गुप्त शासकों ने। तो अब गरीब लोग कोई सामान जाता था खरीदने के लिए तो बोलता था कितना दाम, वो दाम में खरीदता था, सस्ता सामान खरीदता था उसका दाम। मध्य वर्ग का लोग जाता था ना तो बोलता था कितना रुपया, चांदी का था। और अमीर लोग जाता था ना तो बोलता था अमीर लोग इसका कितना असरफी। अमीर लोग महंगा वस्तु न खरीदता है, ब्रांडेड सामान खरीदता है। तो ब्रांडेड सामान ये दाम में खरीद पाता उस समय में, और खरीदियो पाता तो बहुते देना पड़ता। जैसे 500 का नोट है, 1000 का, अब तो 1000 है, 200 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है। तो अब कोई 2000 वाला सामान अगर 20,000 का खरीद रहे हैं तो बोलेंगे कितना असरफी, तो 10 असरफी। तो 10 असरफी मतलब 10 दूना 20,000 रुपया का सामान खरीद लिया। अब वही सवाल अगर दाम में देगा तो वो बहुते देना पड़ेगा ना। इसलिए इस शेरशाह सूरी ने 3 तरह का सिक्का चलाया था अपने राज में। दाम चलाया था तांबा का, ये गरीब लोग के लिए था। बड़ी क्वेश्चन पूछता है कि दाम किसका बना था, तो ये तांबा का बना था। किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। गरीब वर्ग के लोगों के हित में ध्यान रखते हुए चलाया था कि गरीब लोग को परेशानी न हो। इन्हें रहता तो गरीब लोग असरफी में कहां से सामान खरीद पाता। राजा वाकई में ये बहुत अच्छे थे, जबरदस्त थे, ठीक है, अपने बिहार सासाराम के थे। इसके बाद जो है ना शेरशाह सूरी ये तीनों सिक्का चलाए थे। अब एक सिक्का और हम देख लेते हैं। वैसे तो कहा जाए 11 ही हुआ था, 12, 13, 14 हो गया, इसको हम मान लिए रोमन में। अब 12 नंबर में वो होता आना का सिक्का, बहुत पूछा है ना। आना का सिक्का, ये आना का सिक्का किसने चलाया? यह मुगल बादशाह कौन चला था? शाहजहां ने चलाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने आना का सिक्का चलाया है, ठीक है। तो बहुत बार पूछा गया कि आना के सिक्का किस शासकों ने चलाया था। तो शासकों में पूछ देगा तो कौन से बोलेंगे? मुगल शासक। ये किस शासक में था? ये मुगल शासक था, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद आप लोगों को ना सिक्का बहुत भारी लगता था, अब खत्म हो गया, इतने है। ये 12 गो सिक्का याद रखिए। अब हम लोग जो है ना सिक्का खत्म हो गया, क्या पढ़ेंगे? अभिलेख पढ़ेंगे, अभिलेख पढ़ेंगे। अभिलेख के बारे में तो बतेबे किए हैं, पत्थर पे खुद खुद का लिखना। जैसे इसमें आपको आया जाएगा होल अभिलेख। अब हम लोग का सिक्का खत्म हो गया, इसको मिटा दे। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे? अभिलेख। अब हम लोग का हेडिंग होगा अभिलेख। सबसे पहली बात अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं।
पत्थलों पर खोद कर लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। पत्थरों पर खोद के लिखना अभिलेख कह पत्थलों पे खोद खोद के जो लिख, जैसे राजा सब था ना, तो अभी ना इतना टेक्नोलॉजी आ गया है कि चलो ईटा का बनाओ, वो पे अपना लिखो। शिलान्यास जो करता था तो उस समय वो लोग जो है ना, कोई अगर विजय प्राप्त करता था, कोई बढ़िया बात, तो वो लिख देता था पत्थले पे खोद के। और पता था कि इतिहास में हमारा नाम होगा, इसलिए वो अपना जो है ना, जो कोई युद्ध जीतता था, कोनो बढ़िया फेमस काम करता था, तो कहाँ लिख देता था? वो सैनिक को ऑर्डर देता था, जाओ मजदूर लोग सब लिखो, लिखवाओ। तो विद्वान लिख देता था, मजदूर सब छैनी हथौड़ी से वो लिखला पे खोद खोद के पूरा उसके बारे में वर्णन कर देता था, राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिख देता था। छोटे पत्थरों पर खोद कर लिखना शिलालेख कहलाया। क्या कहलाया? शिला मतलब होता है पत्थर, शिलालेख कहलाता है। इसको इतना बार ना हम लोग रिपीट कर दिए हैं, जो भी पढ़ाते हैं, शायद लगता है कि एकदम दिमाग में सेव होते हुए जा रहा है। ये बात सही है? यस या नो? सही है ना? और इतिहास को ऐसे ही पढ़ता है, बार बार रिपीट कर करके। इसके बाद स्तंभ लेख के बारे में भी लिख दे, लिख दीजिए। ऊंचे से ऊंचे पत्थल पर लिखना स्तंभ लेख कहलाया या कहलाता है। एकदम अपना भाषा में लिखे है, एकदम हिंदी में क्या कहते हैं, ठेठ मैथिली को घुसा घुसा के लिख रहे हैं। हिंदी में क्या घुसा घुसा के? ठेठ मैथिली को घुसा घुसा करके ये वाक्य बना के लिखा रहे, ताकि ये एकदम पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत न हो। इसमें कुछ हम अभिलेख सब लिखेंगे। पहला अभिलेख लिखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख ना, 4-5 गो अभिलेख लिखा देते हैं। पहला अभिलेख कौन है? हाथी गुम्फा अभिलेख। यह अभिलेख जो है ना, कलिंग में एगो राजा था, राजा का नाम था खारवेल। कलिंग में क्या था? राजा था, राजा का नाम था खारवेल। उन्होंने लिखवाया था, पत्थर पे खोद के लिखवा दिया, और नाम रख दिया हाथी गुम्फा अभिलेख। में वो अपने बारे में, वो कलिंग युद्ध के बारे में लिखा था। जब कलिंग पर अशोक महान ने युद्ध किया था, किस तरह से कलिंग में हर पुरुष को एकदम से मार दिया था, खून का नदिया बहा था। उन बातों को उन लोग को तो जानकारी था, तो उन बात को कहाँ लिखते? किताब तो था नहीं, तो क्या किया? पत्थर पे लिखवा दिया। पता था कि ये पत्थर रहेगा, आने वाले पीढ़ी इसको इतिहास के रूप में सीरियस लेगा। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखवाया था? कलिंग नरेश। कलिंग नरेश, नाम था खारवेल। खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल ने
लिखवाया था। इसमें किसके बारे में लिखा है? कलिंग युद्ध के बारे में लिखा है। इस हाथी गुम्फा अभिलेख में किस बारे में लिखा है? कलिंग में जो युद्ध हुआ था ना उसके बारे में। कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। वर्णन इसमें मुख्य बात क्या लिखा है कि जिस समय कलिंग में युद्ध हुआ था ना, अब आप लोग को वंश करता होगा, क्योंकि हम लोग कलिंग वलिंग पढ़ाए नहीं है। अशोक के बारे में जब पढ़ाएंगे ना तो फिर से इस बात को पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि कलिंग युद्ध क्या हुआ, अशोक कौन था, कलिंग में युद्ध गया। लेकिन यहाँ अभिलेख पढ़ा रहे तो थोड़ा ही बात को नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो एक पैसा नहीं चिंता कीजिए, अभी हम अभिलेख लिखा रहे हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख यह कलिंग के राजा खारवेल ने लिखवाया था। क्या उससे पूर्व में जो राजा था, खारवेल से पहले का जो राजा था, ओकरा राजा बनने से पहले जो ओकरा राज में राजा बना था, उस समय एक भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध। उस युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक महान ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये बात सब लिखा था। किस तरह से अशोक ने बच्चे बूढ़े जवान सबको मार दिया था, एकदम से पूरा कलिंग में हर महिला को विधवा बना दिया था। ये चीज को वर्णन कहाँ किया है? हाथी गुफा अभिलेख में। और इसमें लिखा है कि जिस समय यह जो है ना युद्ध हुआ था ना, उस समय राजा कौन था। जिस समय कलिंग में युद्ध हुआ था उस समय कलिंग का राजा कौन था? तो राजा का नाम था नंदराज। राजा का क्या नाम था? नंदराज। राजा का क्या नाम था? नंदराज। राजा नंद राज के समय में युद्ध हुआ था। कौन युद्ध? कलिंग युद्ध। इस युद्ध में किसने आक्रमण किया था? तो अशोक ने आक्रमण किया था। अशोक इतना मतलब जिसको अपना जिंदगी से मन भर जाता था ना, वो जाता था अशोक से युद्ध करने के लिए। अशोक अपने जिंदगी में कभी युद्ध हारा ही नहीं था। अशोक अपने जिंदगी में कभी युद्ध, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके राजा बना था। अशोक ने ऐसे राजा नहीं बना था, 100 भाई था, 99 भाई को मार दिया था। उसको पहले राजा बनने में कोई रुचि नहीं था। उसको मराने का इतना साजिश किया गया था। उसका एक भाई था सुमित, खैर वो हम आगे पढ़ाएंगे, अभी उस बात में अटकेंगे। इतिहास है, लेक्चर शुरू हो जाता है, तो जब हम मौर्य वंश पढ़ाएंगे ना तब ये चीज हम देखेंगे। तो ये युद्ध में बड़ा, इसी युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। जब उसके सामने जो है ना नंदराज की एक बेटी थी, उसका नाम था क्या? नहीं, पद्मा दूसरा में है, पद्मावत में है वो। उसका नाम था कारुबाकी। कारुबाकी नाम था। नाम क्या था? कारुबाकी। वो शेरशाह जो आएगा ना उसमें है। नहीं, ये प्राचीन काल का है। इसका नाम क्या था? कारुबाकी आया लड़ने के लिए। अशोक कहा कि अरे भाई हम तो महिला से युद्ध ही नहीं करेंगे। कैसे नहीं कीजिएगा? करना पड़ेगा। मेरे राज्य में कोई मर्द रहेगा तभी ना आपसे युद्ध करेगा। तो कहा मर्द हुआ क्या? सब मर्द को तो आप मार दिए, बच्चे तक को मार दिए, कोई है भी नहीं, एक भी नहीं बचा है। और यहाँ का सच में यहाँ का नागरिक भी एक एक करके युद्ध में आया, एक एक करके मर गया। सच में कोई बचा ही नहीं था। बचा था तो केवल महिला बचा था। और महिला इससे युद्ध करने के लिए बहुत बहादुर थी कारुबाकी। ठीक, फिर ये कहानी बाद में बताएंगे। यही इसका हृदय परिवर्तन हुआ। युद्ध का अपना उसके सामने अस्त्र रख दिया, आज के बाद हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक।
ठीक है, जब हम अशोक पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे, फिर इससे शादी होता है ना, सबसे प्रिय पत्नी रहती है। अगला हम अभिलेख पढ़ाएंगे, हाथी गुफा अभिलेख हो गया। अब पढ़ाएंगे एहोल अभिलेख। एक अभिलेख का नाम है एहोल अभिलेख। चलिए 2 नंबर में जाते हैं। क्या है? एहोल। मात्र 3-4 गो अभिलेख लिखाएंगे, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, जो इतिहास के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बहुत मतलब फखर फखर के कई एग्जाम में पूछा है। एक गो क्वेश्चन को 10 बार पूछा है, 20 बार पूछा है। ये एहोल अभिलेख जो है ना, और एक चीज हमने बताए थे, ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ना, कहाँ है? उड़ीसा में था। कहा? ये कलिंग सब जो है ना, सब उड़ीसे में है। कलिंग सब कहाँ है? उड़ीसे में है। एहोल अभिलेख कहाँ था? ये राजस्थान में। एहोल अभिलेख कहाँ? राजस्थान में। एक राजा इतिहास में हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन जो था ना, अपने आप को बहुत जो है ना 30 मार खा समझ रहा था, इधर मगध में सबको हरा दिया था। अलग है। इन्होंने क्या किया करना, अब हमको मन नहीं भरा है, हमको दक्षिणो भारत में कहीं क्षेत्र चाहिए। ही पहुंच गया ककरा? एगो राजा का नाम था पुलकेशिन द्वितीय, ओकरा से युद्ध करने के। अब पुलकेशिन द्वितीय इस तरह से धोया ना बढ़िया से, घर तक रबार के मारा। हर्षवर्धन को किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। इस अभिलेख को किसने लिखा? पुलकेशिन। एगो और पुलकेशिन था, ये पुलकेशिन द्वितीय था। इन्होंने जो है ना खदेड़ के मारा और अपने विजय के बारे में जो है ना एगो अभिलेख लिखवाया, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख लिखवाया। एक लेखक कौन था? रवि कीर्ति था। एनी टाइम एक साथ में रखता था रवि कीर्ति को। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो एहोल अभिलेख किसने लिखा? पुलकेशिन द्वितीय। इसमें जो है ना अपना जो है ना हर्षवर्धन समझ नहीं समझे, कोई बड़ा आदमी को अगर आप हरा देते हैं ना, तो अपने आप को लोग फूले नहीं समझता है, उस चीज को प्रमोट करता है। एक बार जान लिया हम फलना का पटक दे ना, तो उस समय का पावरफुल जो है ना राजा था हर्षवर्धन, और उसको हरा दिया था पुलकेशिन द्वितीय। क्यों हरा? घर में गया था ओकरा मारने के लिए, उल्टे भारी पड़ गया, भागना पड़ा, भागा तो खदेड़ के मारा। ठीक है, तो इसमें जो है ना हर्षवर्धन पर विजय के बारे में ये बात लिखाया कि मैं पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन जैसे महान राजा को हराया। तो इसमें क्या लिखा है? हर्षवर्धन से विजय के बारे में लिखवाया। इस अभिलेख में क्या लिखवाया है? हर्षवर्धन को जो हराया था ना, तो वो चीज लिखा कि हमने कैसे हर्षवर्धन को हरा दिया। इसीलिए ये अभिलेख फेमस हो गया। इस अभिलेख को लिखा था रवि कीर्ति। अगला अभिलेख है आप लोग को 3 नंबर में, जूनागढ़ अभिलेख। क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। तीसरा अभिलेख क्या है? 3 नंबर का अभिलेख जो है ना, यह है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख।
जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? ये है गुजरात में। ये क्या है? गुजरात में। इसको किसने लिखवाया था? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के बारे में लिखा था। ये सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण किया था। राजा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जूनागढ़ में एगो झील था, सुदर्शन झील, बहुत अच्छा झील था। उसको मतलब मरम्मत किया ये रुद्रदामन, ये भी राजा था। और इसके बारे में ये लिखा कि हम राजा रुद्रदामन सुदर्शन झील को मरम्मत करवा रहे हैं। ये झील जो है ना, मौर्य वंश का संस्थापक महान राजा चक्रवर्ती राजा जो था चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने बनाया था। तो ये सुदर्शन झील जो ये बनाया है चंद्रगुप्त मौर्य, कैसे पता चलता है कि इसके बारे में ये लिखा था अपने राज में कि वो बनाया था। ये नहीं कहीं चंद्रगुप्त मौर्य कहीं ने लिखा है कि हमने सुदर्शन झील बनाया है, उतना विकसित नहीं था। तो इतिहास के बारे में ऐसा ना करके पता चलता है। ये अपने राज में क्यों लिखेगा कि मेरे राज में चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था? वो खुद लिख लेता कि मैं बनाया हूं, तो बना तो देश का राज का जनता विद्रोह कर देता है। झूठ बोल रहा है राजा, बना कोई और है अपने से। जैसे मडोरा स्टेडियम था, मोदी जी अपने नाम रख लिया पहले से है। लोग कहते मोदी स्टेडियम बहुत बड़ा है भारत का। अरे भाई मोदी नहीं है, वो जो है ना पहले से जो है ना मडोरा में मडोरा स्टेडियम था, उसके नाम ओकर नाम रख दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, और फिर उसके नाम बदल के रख लिया मोदी स्टेडियम। आने वाले 100 साल के बाद पता चलेगा ओ मोदी ने इस स्टेडियम को बनाया होगा। तो मोदी को उसमें जो है ना लिख देना चाहिए कि इससे पहले जो है ना बनल था, कोई बनाया होगा, कोनो सरकार या कांग्रेस बनाया हो या जो भी बनाया हो, वो पॉलिटिक्स की बात है। तो लेकिन ये उतना बेईमान नहीं निकला, ये रुद्रदामन निकला, ये लिख दिया कि हम इसको केवल मरम्मत कर रहे हैं। इसका निर्माण जो किया था ना, वो मगध का एक राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, वो किया था। ठीक है, 3 गो समझ गए। जूनागढ़ अभिलेख, इसमें जो है ना सबसे ज्यादा हाथी गुफा अभिलेख, ये तीनों अभिलेख पूरा इंपोर्टेंट है। तीनों क्या है? पूरा है, परीक्षा में कई बार पूछा है। जब आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा ना तब आपको पता चलेगा। सेट भी देखिएगा तो एगो है प्रयाग प्रशस्तिक अभिलेख। क्या है? प्रयाग प्रशस्तिक अभिलेख। ये चौथा और लास्ट है। चौथा अभिलेख क्या है? प्रयाग प्रशस्तिक अभिलेख। चौथा क्या है? नामे से स्पष्ट है, प्रयाग। प्रयाग प्रशस्तिक जो भी हो ये सब थोड़ा हो सब अभिलेख नामे से स्पष्ट है। तो ये इलाहाबाद में होगा। कहाँ होगा? इलाहाबाद। अब तो इलाहाबाद का पूरा का नामे रख दिया प्रयागराज। पहले प्रयागराज जो है ना थोड़ा जगह का नाम था, और इलाहाबाद में प्रयागराज पड़ता था। अब पूरा इलाहाबाद का नाम रख दिया। तो ये प्रयाग प्रशस्तिक अभिलेख, प्रशस्तिक प्रशस्तिक अभिलेख, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, प्रयाग प्रशस्तिक अभिलेख
ये कहा है इलाहाबाद में। इसको किसने लिखवाया था? गुप्त राजा एगो था समुद्रगुप्त, उन्होंने अपने विजय अभियान को लिखा था। उन्होंने जो विजय प्राप्त किया था ना भारत के समुद्रगुप्त को, नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ना। हाँ, तो वही विजय इन्होंने जो शक के दक्षिण में 15 उत्तर में 9 शक पर जो है ना विजय प्राप्त कर लिया। उन्हीं विजय के बारे में एगो अभिलेख लिखवाया, उसमें सब पूरा डिटेल दिया। तो कौन में? प्रयाग प्रशस्तिक अभिलेख इलाहाबाद में। तो इसको किसने लिखवाया था? गुप्त शासक समुद्र गुप्त ने अपने विजय अभियान का वर्णन किया किया। तो बस ये 4 अभिलेख पढ़ लिए ना, तो एग्जाम में पढ़नों से पूछेगा ना तो 4 अभिलेख से ज्यादा नहीं पूछता है। लिखाने के लिए तो 50 गो अभिलेख आपके कॉपी में ठूस देंगे, लिखा देंगे, लेकिन वो फायदे की चीज नहीं है। हम ये पढ़ाएंगे आपको कि पढ़ने से ज्यादा किसको पढ़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 से ज्यादा अभिलेख नहीं पूछा है, नहीं पूछेगा। अभिलेख से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 4 में से आएगा, और आता है अभिलेख में। तो क्यों हम 25 गो अभिलेख को पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाएंगे एकदम, नहीं तो पूरा शर्ट है, नहीं तो डिटेल है। अथी क्या कहता है, पढ़ा एक बार समझ लिया, हम पढ़ा डिटेल में रहे हैं, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आलतू फालतू एरो गैरो नथु क्वेश्चन की इस क्लास में कोई जगह नहीं है। सिक्का भी 12-13 को पढ़ाए तो इम्पोर्टेंट है, उससे बाहर नहीं जाएगा। सिंधु का सभ्यता में जो पढ़ा दिए उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वो तो नहीं लिखा दिए, सिंधु घाटी सभ्यता में 10 पेज नहीं लिखा दिए, वही 3 से 4 पेज लिखाए होंगे। एकदम इस तरह से लिखा दिया है कि अभी आप लोग को याद होगा क्वेश्चन। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता लिखा है, या मिस्र की सभ्यता लिखा है, हांगो नदी पीली नदी की सभ्यता लिखा है, तो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लिखाया है। और ये आप पढ़ लिए, अभिलेख आपको खत्म हो गया, सिक्का खत्म हो गया, तो पूरा तात्विक बात से ये बात खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। कुछ विदेशी यात्री है 10-15 गो, चीन से आया, मोरक्को से इब्न बतूता आया, चीन से फाहियान आया, हुइनसांग आया ना, जैसे कि सिकंदर का सेनापति मेगास्थनीज था, ये आया था। तो ये सब जो आया था ना, इन्होंने कुछ कुछ किताब लिख के गया, इंडिया में रहा और इंडिया के बारे में लिखा। अब वही चीज, वही किताब सब हमारे इतिहासकार को पढ़ लग गया, तो उसमें पढ़ के इतिहास को विस्तार रूप दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों का कहीं विवरण पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग साहित्य में आ जाएंगे। साहित्य में धर्म में आ जाएंगे, गैर धर्म में आ जाएंगे, ब्राह्मण में आएंगे। तो साहित्य में मेन रूप से हम लोग यही पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, उपवेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे और पुराण पढ़ेंगे। इतना शॉर्ट डिटेल में पढ़ लिए, यहाँ से ये मामला फिनिश हो गया। थोड़ा जैन थोड़ा बौद्ध तो ये एगो चैप्टर है, तो वहां इसको पढ़ लेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे धर्म, जैन बौद्ध पढ़ लेंगे, वैष्णव पढ़ लेंगे, इसके बाद जो है ना शैव भी पढ़ लेंगे, फारसी भी पढ़ लेंगे। थोड़ा थोड़ा चैप्टर है, ये पढ़ के हम सीधा कहाँ घुस जाएंगे, वैदिक काल में, ग्रामीण सभ्यता। फिर अब आप देखो, वैदिक काल जखन पढ़ लिए तब वैदिक काल में महाजनपद 16 महाजनपद था, वही में मगध शुरू करेंगे, और मगध में जो है ना पूरा इतिहास स्टार्ट हो जाएगा वहां से एकदम, वो खत्म करेंगे, लगभग एंशिएंट हिस्ट्री आपका खत्म। तो एकदम बारीकी से हम जा रहे हैं, इसको मिटा दे, इसलिए घबरे। अब क्या को क्लास आज हुआ है, इतिहास का आज लगा के क्या को क्लास हुआ है, आज लगा कोई 4 को 5 को क्लास हुआ होगा, वही ना। एंशिएंट हिस्ट्री 20 गो क्लास में खत्म कर देंगे, 15 गो में और पूरा एंशिएंट खत्म कर देंगे। टोटल जो है ना 50 गो क्लास में पूरा इतिहास खत्म कर देंगे।
50 को जेबो न करेगा, 40 को क्लास में खत्म कर देंगे। 40 मतलब 2 महीना में इतिहास खत्म। इस तरह से इतिहास पढ़ लीजिएगा तो एक विषय का अच्छा से निदान हो जाएगा ना, कोई कमी रह जाए, कोई कसर रह जाएगा, रखते चलिए। आप जो है ना विदेशी यात्री का विवरण हेडिंग बनाइए। विदेशी यात्री विदेशी यात्री में जो है ना इतिहास का पिता ककरा कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। यो हेरोडोटस विदेशी यात्री था। क्या था? हेरोडोटस। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? हेरोडोटस ने। इसको जो है ना इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस कौन बुक लिखा था? इसके बाद है मेगास्थनीज। क्या कौन है? मेगास्थनीज। ये सब फिर से एक बार मेगास्थनीज आएगा जब मोर काल पढ़ाएंगे। मेगास्थनीज जो है ना इंडिका पुस्तक लिखा था। इंडिका, ठीक है। ये इंडिका ये मोर काल में रहता था। ये मेगास्थनीज जो था ना ये किसका सेनापति था? ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का कौन था? सेनापति था। ये आया था भारत को लड़ने जीतने के लिए सिकंदर के साथ ना, लेकिन भाग गया। कुछ दिन के बाद जब सिकंदर मर गया ना तो सिकंदर का जगह राजा यही बन गया। और जब ये राजा बन गया ना तो ये कहा पूरा दुनिया को तो जीत लिए, भारत को नहीं जीते हैं, चलते हैं एक बार भारत को लड़ने के लिए जीतेंगे। अब भारत को जीतने के लिए आया ना तब राजा बदल गया था। पहले था घनानंद, अब राजा बन गया वहां का चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये जो आया ना लड़ने के लिए तो इसको जो है ना यहाँ था इसका कौन? चाणक्य प्रधानमंत्री। राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसको इतना ढंग से धोया, इतना ढंग से पीटा, याद दिला दिया कि किसी मतलब योद्धा से हमको सामना हुआ है। इतिहास में कहा जाता है कि आज तक नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शिष्य हुआ और नहीं तो चाणक्य जैसा गुरु हुआ। इसको इस तरह से पीटा। जब दोनों के बीच ये आत्मसमर्पण किया और युद्ध संधि हुआ तो इन्होंने जो है ना युद्ध संधि में हुआ कि कहा कि हम आपके बेटी से शादी करेंगे। एकरा बेटी का नाम था कॉर्नेलिया। वकर था करोवाकी अशोक वाला। एकरा बेटी का नाम था कॉर्नेलिया। कॉर्नेलिया से शादी हुआ और दहेज में, लोग कहता है दहेज प्रथा आज से हुआ है। देखिए यहीं से दहेज प्रथा स्टार्ट है। कोई पूछे कि दहेज में एकरा क्या को चीज मिला? काबुल, कंधार, हेमंत, मकरान, 4 गो प्रांत मिला। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। कंधार कहाँ है? पाकिस्तान में है। हेमंत, मकरान ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये पूरा क्षेत्र तो इसको दहेजे में मिल गया। और एकरा कहा कि तू हमारा डेरा में आप जो है ना सेनापति रह। विद्वान आदमी था, रहा। किसके दरबार में? मौर्य दरबार में रहा, दार्शनिक के रूप में रहा। और इसके बाद इन्होंने यह के एक किताब लिखा
मौर्य काल के बारे में लिखा, इंडिका। तो इंडिका पढ़ के तब न पता चलता है मौर्य काल के बारे में, तब न ऐतिहासिक काल हुआ, क्योंकि लिखित विवरण है। ठीक है मेगास्तीन, समझ गए। अगला हम लोग लिखेंगे एगो इतिहासकार था टॉलमी। कौन था? टॉलमी। इन्होंने जो ज्योग्राफी नामक किताब लिखा था, या भारत का खोज, भारत का भूगोल था, भूगोल या भारत की खोज नामक पुस्तक लिखा था। किन्होंने? टॉलमी ने। इसके बारे में भी, इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। एगो था 4 नंबर में, एक बहुत बढ़िया किताब था, पेरी पल्स ऑफ द एरिथियन। किताब का नाम था पेरिपल्स ऑफ द एरिथियंस सी। किताब का क्या नाम था? पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन थी। यह समुद्र के किनारे मिला किताब, और इसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा चीज सब लिखा गया पाया। मतलब पूरा भारत के बारे में बहुत अच्छा से वर्णन किया है इस किताब में, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियंस सी में। ये किताब के लिखा है ना, वो अपन नामे ने दिया था, अज्ञात व्यक्ति छले। अरे किताब में अपन कम से कम नाम दे देगा ना, पूरा दुनिया का नाम लिख दिया। इतना आदमी तो अपन नाम लिखने के लिए भूल गया। आज तक नहीं पता चला कि ये कितना बढ़िया किताब कौन लिख के चल गया। पूरा इतिहास के बारे में बहुत अच्छा से भारत के बारे में ये लिखा है। किताब का नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, लेकिन वो अपना नाम में कहीं दिया ही नहीं, तो पते न चला कि भाई ये किताब कौन लिखा। अब यो एगो टेंशन हो गया है, ये किताब लिखा कौन है, अभी तक पता नहीं चला। कोई एहने किताब कोई लिख देगा होगा, कोई और लिखा हुआ बुक में अगर लिखा होगा कि पेरिपल्स ऑफ द सी हमारे समय में फलना बाबू ने लिखा था, तो पता चल जाएगा। एगो था पिलनी नामक था अथी विदेशी यात्री, उसने ना नेचुरल हिस्ट्री नाम, नेचुरल ऑफ हिस्ट्री लिखा था। के पिलनी 5 नंबर में लिखिए, लिखा था नेचुरल हिस्ट्री हिस्ट्री। एगो था अल बरूनी, एगो कौन था 6 नंबर में? अल बरूनी। इन्होंने लिखा था किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, हिंद। ये अल बरूनी जो है ना, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। मोहम्मद गजनी के साथ 3 गो विद्वान आया था, अल बरूनी, उत्बी और फिरदौसी। में ये सबसे ज्यादा ये लेखक था। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद को जो है ना
फारसी भाषा में कहते हैं तहकीत ये हिंद, तहकिए ए हिंद। मार्को पोलो, यह जो है ना चीनी यात्री था, चीन से भारत आया था और भारत के बारे में बहुत कुछ लिख के गया है। फाहियान, फाहियान ये चीन का प्रथम यात्री था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बहुत विविया क्वेश्चन है, विविया क्वेश्चन। फाहियान जो है ना कहाँ का था? यह चीनी यात्री था, चीनी प्रथम चीनी यात्री था। सबसे पहले चीन का यात्री कोई भारत आया ना तो फाहियान था। में इंक भर सबसे पहला चीन का यात्री फाहियान था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। एकदम बहुत बीबिया क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये किताब लिखा था, वो लिखा था फोयुकी। किताब कौन लिखा था? यह फोयुकी। रुक जाइए, अभी लिखा के आप चल जाइएगा। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने पुस्तक का नाम था फोयुकी। ठीक है, 8 नंबर में हो गया। अब इसको जो है ना मिटाना है। क्या? किताब का नाम था फोयुकी। मिटा दे। हाँ, फाहियान ये लिखा था, किताब का नाम है फोयुकी। ये क्या है? किताब है। फोयुकी जो है ना फाहियान लिखा था। अब आएगा ह्वेंगसांग, ये भी चीनी यात्री था। अब चीनी यात्री का शुरुआत। फोयुकी के बाद जो है ना फाहियान के बाद क्यों होगा? ह्वेंगसांग। ह्वेंगसांग जो है ना किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इन्होंने हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। कहाँ आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। किस लिए आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्ति के लिए आया था। इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्ति किया नालंदा विश्वविद्यालय में। इतना ने पढ़ लिया कि यही का ये आचार्य, यही का ये प्रोफेसर बन गया, यही ये पढ़ाने लगा। ठीक है, तो लिखिए ह्वेंगसांग के बारे में। और बहुत पूछता है, इसको जो है ना यात्रियों का राजकुमार कहा गया। किसको? ह्वेंगसांग को। तो क्या नंबर तक लिखा दिए थे? 9 नंबर में लिखिए। और ह्वेंगसांग, ह्वेंगसांग जो है ना
यह कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। यह कौन किताब लिखा था? वो लिखा था फोयू की, लिखा था सी यू की, सी यू की। अब कहिएगा सर ऐसा ऐसा भाषा कहला है, तो चीन में यही शिशु सा चलता है ना। ये चीनी लोग है ना, तो चीनी भाषा का तो झलक दिखेगा। यह जो है ना किसके समय आया था? भारत जो आया था ना उस समय हर्षवर्धन के दरबार में ये नहीं आया था। जिस समय ये भारत आया था ना उस समय भारत का मगध का राजा कौन था? हर्षवर्धन था। तो लिख लीजिए हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। किस लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक है। यह किस लिए भारत आया था? बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कहा? नालंदा विश्वविद्यालय। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय उस समय कितना फेमस था प्राचीन काल में। इसीलिए न कहा जाता है कि हमारा भारत देश जो है ना विश्व गुरु था। यहाँ लोग आता था पढ़ने के लिए। अभी मेरे देश में कोई भी ढंग का यूनिवर्सिटी नहीं है। चीन का लोग देखिए आया है बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसके बाद इन्होंने इतना न विद्या प्राप्त किया, इतना न पढ़ा न, नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य बन गया। क्या बन गया? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हो गया? आचार्य। आचार्य मतलब होता है प्रोफेसर, मतलब क्या? शिक्षक या अध्यापक। अध्यापक प्रोफेसर था, लिख दिए। अध्यापक समझ आइएगा ना। नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य अध्यापक न बन गया, बन गया, ठीक है। जब ये चीन लौटा ना तो बहुत सारे बौद्ध धर्म को एकत्रित करके अपने देश ले गए। इसको जो है ना यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसको? फेंगसांग को। इसे यात्रियों का राजकुमार, इसको जो है ना नीति का पंडित कहते हैं। इसे क्या? नीति का पंडित भी कहते हैं। देखिए इस तरह से एक एक आदमी के बारे में इस तरह से अगर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को रखिएगा ना एकदम से लाइन क्लियर हो जाए। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो कन्फ्यूजन नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा। लगेगा कि नहीं यार मजा आ गया पढ़ने में, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? कॉन्सेप्ट। आप चले जाइए, एक आदमी चले जाइए। कल जो है ना आपको ग्रुप में है ना, अभी जो पढ़ाएंगे ना उसको फोटो खींच के ग्रुप में भेज देंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा पहले चल जाए। कितना टाइम हो गया? 6:10 तक में आप निकल जाइए, आपको दूर जाना रहता है। 10 नंबर में अब है इब्न बतूता। क्या है? इब्न बतूता। ये अब कौन है?
इब्न इब्न बतूता। इब्न बतूता यह कौन देश का था? यह मोरक्को देश का था। यह कोई देश का था? मोरक्को देश का था। इन्होंने 7,000 किलोमीटर यात्रा करके भारत आया था। कितना? 7,000 किलोमीटर यात्रा करके कहाँ आया था? भारत आया था। किसके दरबार में आया था ये इब्न बतूता? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। जब तुगलक वंश पढ़ाएंगे मध्यकालीन इतिहास में, तब तक ये जो है ना, ये इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इसके बाद है, इन्होंने कौन किताब लिखा था? रेहल्ला। इसका किताब का क्या नाम था? रेहल्ला। रेहल्ला नामक किताब किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता। और ये भी बहुत भिभिया है, क्या बताए। ये क्वेश्चन सबको देखते हैं ना, और आप लोग सही में सेट बनाइएगा ना, ये किताब सब इतना पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा अरे हल्ला का रचना किसने किया, आंसर में मिलेगा इब्न बतूता। कभी पूछ देगा इब्न बतूता कौन देश का था, पूछा है कई बार ने, 10-20 बार क्वेश्चन पूछा है। मोरक्को का था, पूछ देगा। इब्न बतूता ने किसके दरबार में आया था, पूछ देगा। नहीं, पूछ दिया है कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार पूछा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। बहुत बिबिया, ये भी बहुत बिबिया है। वेंसांग के बारे में कई बार एग्जाम में, दरोगा और एग्जाम में पूछा है। जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वेंसांग के बारे में कितना बार पूछा है कि सुयुक्त नामक किस पुस्तक किसने लिखा। ये वेंसांग जो है ना, किस लिए आया था? बौद्ध धर्म के दीक्षा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। कहाँ आया था? किस? तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। कहाँ का आचार्य बन गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य बन गया। इसको नीति का पंडित कहते हैं, इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ठीक है। किसके, जिस समय ये आया था पढ़ने के लिए, उस समय भारत का शासक कौन था? किसके शासन काल में आया था? तो भारत में हर्षवर्धन का शासक था। ये पूरा का पूरा, ये दोनों क्वेश्चन पूरा 100% वीवीआई में से एक लाइन भी छोड़ने वाला नहीं है। एक एक लाइन जो है ना, कई कई बार एग्जाम में पूछा है। अब जो है इब्न बतूता के बाद जो है ना, अब अगला क्या है? अब है अब्दुल रजाक। लास्ट है, अब एक गो लिखाएंगे। क्या? अब्दुल रजाक। क्या है? 10 है, बहुत है, लेकिन ये अब्दुल रजाक के बारे में पूछा गया है। अब्दुल रजाक। इसका किताब का नाम था मतला ए शाहीन। इसके किताब का क्या नाम था? इसके किताब का नाम था मतला ए शाहीन। अब्दुल रजाक के किताब का क्या नाम था? मतला ए शाहीन। यह किस देश का था? यह फारस का था। यह किस देश का था? फारस से आया था भारत। फारस से भारत आया था। किसके दरबार में? यह जो है ना, विजयनगर साम्राज्य के विजय नगर
साम्राज्य के कृष्ण देव राय के दरबार में आया था, दरबार में आया था। अब खत्म हो गया आपका विदेशी यात्री। अब कल से पढ़ेगा धर्म ग्रंथ में वेद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 10 गो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 11 गो। हम जानते हैं कि आज बहुत इतिहासकार का नाम लिखा है, आप लोग जो है ना थोड़ा इसमें डर गए होंगे, इसलिए डर गए होंगे, खाली आज नाम ही लिखा है। हर एक के बारे में जब डिटेल पढ़िएगा ना तो ये नाम आप लोग को जो है आसान लगने लगेगा। हम पहले आज नहीं भी कुछ समझिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको ये डिटेल आने वाला है। लेकिन इसको पढ़े रहिएगा तो दोबारा उस चीज को उस चैप्टर में पढ़िएगा ना तो पढ़ने में पूरा अच्छा लगेगा कि हम तो पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब इस क्लास को यही खत्म करते हैं, यही विराम लगाते हैं। कल से हम लोग साहित्य स्रोत पढ़ेंगे। विदेशी यात्रा खत्म हो गया ना, कल से हम लोग साहित्य में घुसेंगे। साहित्य में जो है ना धर्म ग्रंथ और साहित्य को पढ़ेंगे। साहित्य में जो है ना धर्म ग्रंथ में जो है ना वेद स्टार्ट करेंगे। वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण हमको लगता है कि कल प्रयास करके पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये सब जो है ना इसको आप लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जितना लिखा एकदम बिबिया है, सबका सब पूछता है, ठीक है। लुसेंट में ये सब इतना अच्छा से नहीं दिया है। लुसेंट में बहुत ऐसा बात दिया है जो कभी पूछता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लुसेंट का बुक खराब है, लुसेंट बहुत बेहतरीन किताब है।